हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की क्लास में हम लोग फिर से जो अपनी वीडियो सीरीज़ को कंटिन्यू करी थी उसको कंटिन्यू करते हुए आगे चलेंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, अभी तक हमने देख लिया है कि मेसोपोटामिया के बारे में थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन देखा है, फिर मेसोपोटामिया और उसका भूगोल देखा है, फिर हमने देखा कि शहरीकरण का क्या महत्व होता है। और आज की क्लास में हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं, शहरों में माल की आवाजाही की, मतलब यहाँ पर किस तरीके से मेसोपोटामिया के अंदर जो शहर हुआ करते थे वहाँ पर जो मालों का जो है आना जाना होता था, ठीक है ना। यानी कि वो लोग किस तरीके से जो धातुएं थी, ठीक है ना, जो ये इनके पास माल के रूप में जो वस्तुएं हुआ करती थी वो कैसे ये लोग एक जगह से दूसरी जगह आपस में लेन देन करते थे, ठीक है। कुछ इनके पास होती थी तो कुछ उनके पास होती थी, तो इन दोनों के बीच में आपस में कैसे लेन देन होती थी इनके आसपास के क्षेत्रों में। और इसके साथ साथ हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर मेसोपोटामिया में जो लेखन कला का जो विकास है वो कैसे हुआ, ओके। और इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखेंगे थोड़ा सा लेखन प्रणाली के बारे में, मेसोपोटामिया के अंदर साक्षरता के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो ये 3-4 चीज़ें आज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले यहाँ पर शहरीकरण के महत्व के बाद शहरों में माल की आवाजाही, इसकी बात करते हैं। शहरों में माल की आवाजाही पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, ठीक, इसकी बात करते हैं। तो देखिए मेसोपोटामिया के अंदर क्या था कि मेसोपोटामिया के जो खाद्य संसाधन थे, खाद्य मतलब खाने पीने की चीज़ें, तो मेसोपोटामिया में खाद्य संसाधन चाहे कितने भी समृद्ध रहे हों, ठीक है, उसके यहाँ खनिज संसाधनों का अभाव था। तो यहाँ पर दो बोल रहा है, एक कह रहा है खाद्य संसाधन, ठीक, खाद्य संसाधन, और दूसरा कौन सा कह रहा है, वो कह रहा है कि खनिज संसाधन। खाद्य संसाधन और खनिज संसाधन दोनों में थोड़ा सा फर्क है। तो खाद्य संसाधन बोले तो खाने पीने की चीज़ें, और खनिज संसाधन बोले तो जैसे कि मतलब कुछ प्राकृतिक रिसोर्स हो गए, जैसे कि मान के चलो कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, है ना, ऐसे ऐसे चीज़ें। तो ये खनिज संसाधन होते हैं, ठीक, जो कि ऊर्जा के रूप में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर क्या था कि जो खाद्य संसाधन थे मेसोपोटामिया की सभ्यता के अंदर वो भरपूर मात्रा में थे, लेकिन जो खनिज संसाधन थे जैसे कि लोहा हो गया, तांबा हो गया, जो धातु के रूप में जो चीज़ें पाई जाती हैं, खनिज संसाधन, ये चीज़ें यहाँ पर थोड़ी सी कम थी, ठीक है। तो दक्षिण के अधिकांश भाग में औजार, मोहर, मुद्राएं और आभूषण बनाने के लिए पत्थरों की कमी थी। तो यहाँ पर क्या था कि दक्षिण में जो है ज़्यादातर क्या बनते थे, औजार बनाए जाते थे, आभूषण यानी कि ज्वेलरी वगैरह बनाई जाती थी। तो इसकी वजह से यहाँ पर ना पत्थरों की कमी थी। और इसके अलावा यहाँ पर इराकी खजूर और पोपलार के पेड़ों की जो लकड़ियाँ थी वो गाड़ियाँ और गाड़ियों के पहिए और नाव बनाने के लिए कोई ख़ास अच्छी नहीं थी। तो यहाँ पर आपको बताइए कि इराक है, यहाँ लंबे लंबे वो खजूर के पेड़ पाए जाते थे। अब इसकी जो लकड़ियाँ होती थी वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती थी जिससे यहाँ के लोग क्या कर सकें, अपने लिए जो है कुछ ढुलाई के लिए मतलब कुछ भी बना सके। ये तो मैंने कार बना दी, खैर कोई बात नहीं, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे क्या होता है कि ये लोग ढुलाई के लिए कोई ऐसा मतलब ट्रक वगैरह, ट्रक तो खैर क्या ही बनाते उस टाइम पे, कि मतलब ये लोग के जैसे रिक्शा वगैरह हो जाए जिससे ये लोग क्या था कि गुड्स को ले जा सकें, माल को इधर से उधर ले जा सकें, ठीक है ना। क्योंकि ये जो लकड़ियाँ होती थी लचीली होती थी, तो अगर ये लोग इनका पहिया भी बनाएंगे, इससे जो है माल ढोने वाली कोई गाड़ी भी बनाएंगे तो उस पर वज़न पड़ेगा तो वो टूट जाएगी। तो यहाँ पर ये चीज़ें नहीं मिलती थी, ठीक है। तो यहाँ इसके साथ साथ पत्थर की कमी थी, अच्छी लकड़ी नहीं थी। और इसके अलावा औजार, पात्र और गहने बनाने के लिए यहाँ पर कोई धातु भी उपलब्ध नहीं थी, कि मतलब मान के चलो यहाँ पर कोई और धातु हो, लोहा हो, तांबा हो, रांगा हो, कुछ भी हो, ऐसा कुछ भी नहीं था। इसलिए हमारे विचार से प्राचीन काल के मेसोपोटामियाई लोग संभवतः लकड़ी, तांबा, रांगा, चांदी, सोना और सीपी और अलग अलग प्रकार के पत्थरों की तुर्की और ईरान अथवा खाड़ी आर पार के देशों से मंगाते थे। तो ये वही कह रहा है कि ये जो चीज़ें ये लोग यहाँ पर यूज़ किया करते थे, क्या क्या था, तांबा और इसके अलावा रांगा, चांदी, सोना आदि, ये जो मूल्यवान जो धातुएं हुआ करती थी ना, ये लोग अपने आसपास के क्षेत्रों से मंगाते थे। जैसे कि ये ईरान से मंगाते थे, यानी अपने यहाँ से ये खाद्य संसाधन देते थे और उनसे खनिज संसाधन लेते थे, ये ऐसा करते थे, ठीक है।
और यहाँ पर विभिन्न प्रकार के ये जो पत्थर होते थे ये उसको तुर्की से मंगाते थे, ठीक है, यानी कि अन्य कंट्रीज से मंगाते थे अपने आसपास की। इसके लिए अपना कपड़ा और कृषि और अन्य उत्पाद ये काफ़ी मात्रा में उन्हें निर्यात करते थे। तो मैंने आपको बताया ना कि ये आदान प्रदान कैसे करते थे, अपने यहाँ की खाद्य संसाधन देते थे और वहाँ से खनिज संसाधन लाते थे। और इन्हीं देशों के पास खनिज संसाधनों की कोई कमी नहीं थी। तो जहाँ से ये चीज़ मंगाते थे ना, ये तांबा, रांगा, चांदी, सोना, लोहा, ये सारी की चीज़ें, तो इन देशों के पास इन चीज़ों की कमी नहीं थी, ठीक। मगर वहाँ खेती करने की बहुत कम गुंजाइश थी और इन वस्तुओं का नियमित रूप से आदान प्रदान तभी संभव होता था जब इसके लिए कोई सामाजिक संगठन हो जो कि विदेशी अभियान और विनियम की निर्देशित होता हो। तो यहाँ पर क्या होता था कि ये जो इनके पास ये चीज़ होती तो थी खनिज संसाधन, लेकिन वो इन लोगों को क्या था कि ये व्यापार ऐसे डायरेक्ट नहीं करते थे, ये किसी बीच में एक मिडल मैन होता था उसके माध्यम से करते थे, यानी कि कोई संस्था इन लोगों की आपस में होती थी, उसके माध्यम से ये सारी के सारी लेन देन करते थे। तो दक्षिणी मेसोपोटामिया के लोगों ने ऐसे संगठन को स्थापित करने की शुरुआत करी। तो अब इन लोगों को खनिज संसाधनों की ज़रूरत थी, तो इन्होंने जो है अपना भी एक संगठन बनाने की शुरुआत करी थी, ऐसा माना जाता है मेसोपोटामिया के अंदर। अब बात करते हैं शिल्प, व्यापार और सेवा के अलावा यहाँ पर कुशल परिवहन व्यवस्था भी शहरी विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, ठीक। तो कह रहा है कि जो शिल्प व्यापार होता है, शिल्प बोले तो पत्थर, ठीक है, और साथ के साथ व्यापार और इसके अलावा सेवा, इन सब के अलावा एक कुशल परिवहन की व्यवस्था भी शहर के विकास के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जो कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होना चाहिए था, ठीक है। यहाँ पर मतलब शिल्प तो होता था, व्यापार तो होता था, लेकिन परिवहन की कमी थी, ठीक है ना। यहाँ पर गुड्स को कैसे लाना ले जाना, ये चीज़ दिक्कत थी यहाँ पर। भारवाही पशुओं की पीठ पर रखकर बैलगाड़ियों में डालकर शहरों में अनाज या फिर काठ कोयला लाना ले जाना ये बहुत कठिन होता है। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा समय लगता है और पशुओं के चारे आदि पर भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा खर्च आता था। तो ऐसे यहाँ पशुओं के माध्यम से जो है माल को ये लोग लाते थे और ले जाते थे, ठीक है। इससे क्या होता था कि जो पशु होते थे उनको चारे की व्यवस्था करनी पड़ती थी और चारे का भी इन लोगों को काफ़ी ज़्यादा मैनेजमेंट करना पड़ता था। अब शहरी व्यवस्था इसका बोझ उठाने के लिए सक्षम नहीं होती है, इसीलिए परिवहन का सबसे सस्ता तरीका सर्वत्र जल मार्ग ही होता है। तो अगर पशुओं के माध्यम से भी ये लोग व्यापार करते तो इनके पास क्या ऑप्शन था कि भाई वो पशुओं के लिए पर्याप्त मात्रा में जो है चारे की उपलब्ध करें। अब आपको पता है कि शहरों के अंदर हर तरफ चारा तो जो है अवेलेबल नहीं हो सकता है ना। तो इसलिए इनके लिए इनके पास एक अच्छा स्रोत क्या था कि वो एक जल मार्ग था, कि ये लोग जल मार्ग के माध्यम से ही जो है अपना व्यापार करें। तो यहाँ पर जो इन लोगों ने अपना परिवहन चुना हुआ था वो क्या था? जल मार्ग। जल मार्ग से ये लोग ज़्यादातर व्यापार करते थे। अनाज के बोरों से लदी हुई नावें यहाँ पर और बाजरे नदी की धारा अथवा हवा के वेग से चलते हैं। तो यहाँ पे जो नाव ये लोग चलाते थे वो हवा में, मतलब हवा की डायरेक्शन से चलाते थे, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ नाव को कैसे चलाया जाता है, जैसी हवा होती है उसकी दिशा के हिसाब से चलता है, ठीक। तो जिसमें कोई खर्चा नहीं लगता है, जबकि जानवरों से माल की ढुलाई की जाए तो उन्हें चारा खिलाना पड़ता है। अब नाव से जाता था तो नाव में क्या है, कोई डीजल या पेट्रोल डालने की ज़रूरत तो नहीं है, बस वही हवा के डायरेक्शन के हिसाब से ये लोग अपना नाव को चला करके ले जाते थे। लेकिन अब अगर पशु के माध्यम से करेंगे तो पशुओं की चारे की व्यवस्था करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो उस टाइम पे इनके पास क्या था, परिवहन का एकमात्र साधन था जल मार्ग। तो ये उससे अपना व्यापार किया करते थे। पुराने मेसोपोटामिया की नहरें और जो प्राकृतिक रूप से जो जल की धाराएं थी वो छोटी बड़ी बस्तियों के बीच में माल के परिवहन का अच्छा मार्ग थी। तो भाई मेसोपोटामिया के अंदर जो छोटी बस्ती होती थी, जो बड़ी बस्ती होती थी, वहाँ पर जो माल की आवाजाही थी वो नहरों के माध्यम से ही होती थी, ठीक है ना। तो यहाँ पर नहरों का ही जाल बिछा हुआ था परिवहन मार्ग के रूप में ज़्यादातर। और इसी चैप्टर के अंदर कहता है कि मारी नगर का जो चित्रण दिया गया है, यानी मारी शहर जो है उसके बारे में आप लोगों को बताया गया है। तो जब आप उसको पढ़ोगे तो उसमें आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगा कि जो फरात नदी थी उन दिनों व्यापार के लिए विश्व मार्ग के रूप में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रही थी ये वाली फरात नदी। किसके लिए? मारी शहर के लिए, ठीक है। तो ये क्या था कि शहरों में माल की आवाजाही, तो आपको पता चल गया कि शहरों में माल की आवाजाही कैसे होती थी? जल मार्ग से होती थी, ठीक है। क्यों? क्योंकि इन लोगों के पास प्रॉपर खाद्य संसाधन तो थे लेकिन खनिज संसाधन नहीं थे। तो ये खाद्य संसाधन अन्य खाड़ी देशों को देते थे और उनसे खनिज संसाधन लिया करते थे। और शहरों में इन लोगों के पास परिवहन की अच्छी व्यवस्था नहीं थी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या था कि
और इनके पास वो लक्कड़ नहीं हुआ करती थी जिसके माध्यम से ये कोई चीज़ बना सके जिससे माल को आराम से लोग ढुलाई करके लेकर के जाएं और लेकर के आएँ। तो यहाँ अगर ये लोग पशुओं को परिवहन के तौर पे चुनते तो इनको क्या था कि अच्छी चारे की व्यवस्था करने की ज़रूरत पड़ती, जो कि शहरों में हमेशा पॉसिबल नहीं होती और वो ये उनको बहुत महंगी पड़ जाती। ठीक है, तो इसलिए इन लोगों ने सबसे अच्छा मार्ग चुना जल मार्ग। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर शहरों में माल की आवाजाही होती थी। अब हम बात करते हैं कि मेसोपोटामिया के अंदर भाई अगर व्यापार हो रहा है तो उस व्यापार का हिसाब किताब भी तो होता होगा। तो जो व्यापार हो रहा था उसका हिसाब किताब होने के लिए यहाँ पर लेखन कला का विकास हुआ। ठीक है ना, लेखन कला, लिखने की कला। ठीक, तो देखो इसके अंदर क्या कह रहा है, कह रहे कि सभी समाज के पास अपनी एक भाषा होती है। ठीक है, कोई हिंदी बोलता है, कोई इंग्लिश बोलता है, कोई मराठी बोलता है, कोई देसी बोलता है। ठीक है ना, जिसकी जैसी मतलब समुदाय होता है ना, वो वैसे ही अपनी भाषा में बात करते हैं। आपकी भी अपनी भाषा होगी, मेरी भी अपनी भाषा है, हर एक समुदाय की अपनी अपनी भाषा होती है। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है कि सभी समाज के पास अपनी एक भाषा होती है। तो इसमें उच्चारित जो ध्वनियाँ हैं वो अपना अर्थ प्रकट करती हैं। भाई हो सकता है कि आपकी भाषा में जिस चीज़ को कुछ और बोलते हो, वो सामने वाले जो समुदाय है उसकी भाषा में कुछ और बोलते हो, है ना। तो ऐसे ही जो है यहाँ पर भी होता था मेसोपोटामिया के अंदर। तो यहाँ पर कहते हैं मौखिक और शाब्दिक जो भाव अभिव्यक्ति जो ये लोग करते हैं, हम उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, कि ये लोग कैसे लिखते थे। ठीक है, तो यहाँ पर एक उदाहरण दे रखा है, कहता है कि मेसोपोटामिया में जो पहली पट्टिकाएँ पाई गई थी, पट्टिकाएँ मतलब एक टैबलेट पाई गई थी। ठीक है, वो लगभग 3200 ईसा पूर्व की हैं। तो मेसोपोटामिया के अंदर जिस चीज़ पे ये लोग हिसाब किताब करते थे, पट्टिकाएँ, वो 3200 ईसा पूर्व की हैं। ये 3200 ईसा पूर्व की हैं। और यहाँ पर चित्र जैसे कि चिन्ह और संख्याएं दी गई है, वहाँ बैलों की, मछलियों और रोटियों आदि की लगभग 5000 सूचियाँ मिली हैं। तो इन पट्टिकाओं पे इन लोगों ने ना अलग अलग तरीके से उसको डिज़ाइन करा हुआ है। जैसे अगर आप अपनी बुक के अंदर देखो तो ये पट्टी है और पट्टी के अंदर इन्होंने कुछ इस तरीके से ऐसे डिज़ाइन करा हुआ है। प्रॉपर तो नहीं बनेगा पर जो भी बनेगा ठीक बनेगा। ठीक है, ऐसे ऐसे करके और ऐसे ऐसे करके इसको इन्होंने डिज़ाइन कर रखा है बैल के रूप में। ठीक, और उसके अलावा यहाँ पर इन्होंने एक और ऐसे करके चित्र बनाया हुआ है जिसके अंदर ऐसे करके ये जो है पेड़ बना रखे हैं। और क्या दे रखा है, हाँ कुछ इन्होंने ऐसे करके ऐसे बनाया हुआ है। और इसको इन्होंने यहाँ पर मछली भी बना रखी है इन लोगों ने, ऐसे करके ऐसे। ठीक, कुछ ऐसे। तो यहाँ पर इसको लिख रखा है अनाज और मछली। तो ये लोग, ये तो चलो हम लिख रहे हैं अपनी भाषा में, ये हम अपनी भाषा में लिख रहे हैं ऐसे करके, लेकिन इनकी पट्टियों पे ये नहीं लिखा हुआ कि ये बैल है, ये अनाज है, मछली है। इनकी पट्टियों में ये बना हुआ है बस। तो ऐसे करके कम से कम 5000 चिन्ह पाए गए इनकी पट्टियों पे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखो तो किस तरीके से यहाँ पे जो लोग थे, आप सोच सकते हो कि बोलने के लिए यहाँ कोई भाषा नहीं थी। जैसे आज हम जो है एक भाषा जैसे हिंदी है, इंग्लिश है, इसके माध्यम से हम लोग बोल पाते हैं, समझ पाते हैं, एक दूसरे को अपनी बात रख पाते हैं। तो ऐसे यहाँ पर इन लोगों को आपस में एक दूसरे की बात को समझने के लिए, कहने के लिए, बोलने के लिए सोचो कि कितनी ज़्यादा जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा होगा। क्यों? क्योंकि इन लोगों के पास वो ऐसी कोई भाषा ही नहीं थी कि जिससे ये कुछ बोल सकें। और अगर ये बोलते भी होंगे तो इनकी भाषा इनको समझ में आती होगी। अगर आप इनकी भाषा को समझने की कोशिश करोगे तो आपको नहीं आएगी। ठीक है, और ऐसा भी माना जाता है कि जब यहाँ मेसोपोटामिया के अंदर क्या था कि जो क्या बोलते हैं कि जो अकाउंटेंट हुआ करते थे, क्योंकि शहर था, शहर में व्यापार करते थे, तो उसका लेखा जोखा करने के लिए यहाँ के जो लेखा शास्त्र होते थे उनको अपनी ये जो भाषा थी ना, इसकी जो लिपि थी वो बहुत ज़्यादा याद करनी पड़ती थी और उनको ये बहुत दिक्कत देती थी। उनको ये लिपि ये बहुत ज़्यादा उस पर याद रखनी पड़ती थी। इससे क्या होता था कि उनको हिसाब किताब में भी बहुत ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता था। ठीक है, तो धीरे धीरे ही करके यहाँ पर जो है लेखन कला का विकास होना शुरू हुआ था। अब देखो मेसोपोटामिया के जो लोग थे वो कैसे अपने जो है व्यापार को जब करते थे तो कैसे हिसाब किताब को लिखते थे। तो मेसोपोटामिया के लोग मिट्टी की पट्टिकाओं पर लिखा करते थे। इन लोगों के पास चिकनी मिट्टी की एक लेयर होती थी। उस चिकनी मिट्टी की लेयर को ये लोग क्या करते थे, गीला करते थे। गीला करने के बाद जो है नदियों के आसपास पाया जाने वाला एक पौधा था जिसका नाम था पैपायरस पौधा। ठीक है, तो उस पौधे की नोक से ये लोग उसके ऊपर उसको लिख देते थे। उसके बाद लिखने के बाद ये लोग ले जा करके उसको धूप में सुखा दिया करते थे।
ठीक है। जैसे कि ये चिकनी मिट्टी की ये पट्टी बनाते थे, इस पट्टी के ऊपर ये कुछ भी अपना लिखते थे गीला करके, उसके बाद उसको ले जा करके धूप की जो रोशनी होती थी उसमें ले जा करके सुखा दिया करते थे। जब ये सूख जाती थी तो ये कुछ दिन के लिए टिक जाते थे, ठीक है। लेकिन ये चिकनी मिट्टी की जो पट्टिकाएँ थी ये इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी कि इनको लॉन्ग टर्म के लिए टिक सके। ओके, और उसके बाद जब तक इनके काम की रहती थी ये लोग इसको अपने पास रखते थे, वरना इसके बाद इसको ये लोग फेंक दिया करते थे, ठीक। और ऐसा माना जाता है कि जो लेखन कला का जो थोड़ा सा विकास हुआ 2600 ईसा पूर्व के आसपास आते आते ये थोड़ा सा कील आकार में लिखने लग गए थे, कुछ इस तरीके से ऐसे करके। पहले ये चित्र बनाया करते थे, फिर इनकी भाषा बदल करके थोड़ा सा कील आकार में हो गए 2600 ईसा पूर्व के आसपास, ठीक। ये था। अब अगर हम बात करते हैं मेसोपोटामिया के अंदर साक्षरता की, तो भाई मेसोपोटामिया के जो लोग थे वो कितने पढ़े लिखे थे, ठीक है। तो मेसोपोटामिया के जो लोग थे, जो साक्षरता की बात करते हैं, तो मेसोपोटामिया के बहुत ही कम लोग पढ़े लिखे थे, और साथ के साथ वो केवल प्रतीक और चिन्हों की संख्या यहाँ पर सैकड़ों में थी, बल्कि ये कहीं अधिक पेचीदा थे। मैंने आपको बताया ना कि इनकी भाषा काफ़ी ज़्यादा मतलब कॉम्प्लिकेटेड थी, मतलब कठिन थी, इनको समझना आसान नहीं था। इवन इनके जो साहूकार होया करते थे, जो लेखा जोखा करते थे, उनको भी नहीं समझ में आती थी, उनको भी बहुत सारी चीज़ें याद करनी पड़ती थी, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता था कि जो राजा था वो राजा का क्या था कि एक अधिकारी होता था जो कि राजा को लिखा गया पत्र उसे पढ़ करके सुनाया जाता था, इसीलिए उसकी शुरुआत इस तरह से की जाती थी। तो कुछ इस तरीके से वो लोग करते थे। वो बुक के अंदर दे रखा है, जैसे कि देखा, मेरे अमुक मालिक को उनका अमुक सेवक निवेदन करता है, मुझे सौंपे गए काम को मैंने पूरा कर लिया है, कुछ इस तरीके से। बुक पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या था कि साक्षरता लेवल बहुत ही कम था, यानी मेसोपोटामिया के जो लोग थे वो थोड़े से कम पढ़े लिखे थे, ठीक है। ये था। तो मेसोपोटामिया की एक चीज़ और है कि विश्व को क्या देन है, ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताना। ये क्वेश्चन किया जाता है कई बार एग्ज़ाम के अंदर, ठीक है। तो आई होप कि मैं आपको इतना ज़्यादा मतलब धीरे धीरे ऐसे बोलते हैं ना स्नेह प्यार से पढ़ा रहा हूँ, तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये क्लास कैसी चल रही है, एकदम न्यूट्रल होकर के चल रही है ना। तो कोई बात नहीं, हम धीरे धीरे ही जो है अपने फ्लो को चेंज करेंगे। वो तो अभी थोड़ा सा मैं सोच रहा हूँ कि कैसे मतलब मैं आपको जो हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ उसको कैसे बेटर तरीके से ऑनलाइन मोड में पढ़ा सकूँ, क्योंकि देखो मैं ऑफलाइन भी पढ़ाता हूँ, अपनी क्लासेस देता हूँ, तो उसमें क्या होता है ना कि मैं एक फ्लो में पढ़ाता हूँ, वहाँ पे चीज़ें समझ में आ जाती हैं। लेकिन अभी थोड़ा सा ऑनलाइन मोड है, तो इसमें हो सकता है कि मुझे मैं जल्दी बोलता हूँ, मुझे तो समझ में आ जाएगा लेकिन आपको नहीं आएगा। तो इसीलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपको धीरे धीरे बोलूँ, ठीक है, एक फ़्लो में होकर के बोलूँ। हो सकता है कि मेरी वीडियो भी लॉन्ग हो जाए, तो इट्स ओके, कोई बात नहीं, लेकिन मैं प्यार से समझाऊंगा और अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। तो आने वाली जो हमारी चैप्टर्स की जो वीडियोस होंगी वो थोड़ा सा और अच्छी होंगी, और उसके अंदर मैं ऐसे धीरे धीरे नहीं बोलूँगा, अच्छे से बोलेंगे, ठीक है ना। तो देखेंगे, अभी थोड़ा सा मैं रिएक्शंस चेक कर रहा हूँ कि कैसा होता है पढ़ाने का हिस्ट्री का, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, तो इसलिए मैं ऐसे ही कर रहा हूँ, ओके। तो बाकी तो आने वाली वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे, थोड़ा सा एनर्जेटिक क्लास होगी, डोंट वरी, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।